हम्टी डम्टी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं और नई वीडियोस के अपडेट पाएं। सबकी सोच एक जैसी। एक बार राजा अकबर अपने दरबार में किसी खास विषय पर चर्चा कर रहे थे। उस विषय पर उन्होंने राज दरबार में मौजूद सभी लोगों से उनकी राय मांगी। ऐसे में दरबार में उपस्थित सभी मंत्रीगणों ने अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से जवाब दिया। राजा यह देखकर बहुत हैरान हुए कि सभी का जवाब एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। इस पर राजा अकबर ने बिरबल से ऐसा होने के पीछे की वजह पूछी और सवाल किया, आखिर सबकी सोच एक जैसी क्यों नहीं होती? राजा के सवाल पर बिरबल मुस्कुराया और कहा, महाराज, बेशक लोगों की सोच एक दूसरे से कई मामलों में अलग होती है, मगर कुछ खास विषयों पर सबकी सोच एक जैसी ही होती है। बिरबल की इस बात के साथ दरबार की कार्यवाही समाप्त होती है और सभी अपना अपना काम करने के लिए चले जाते हैं। उसी शाम राजा अकबर बिरबल के साथ अपने बाग में टहलने जाते हैं। तब वो दोबारा वही सवाल दोहराते हैं, बिरबल, मैंने तुमसे पूछा था कि सबकी सोच एक जैसी क्यों नहीं होती? इस सवाल का जवाब दो मुझे। इसी के साथ एक बार फिर अकबर और बिरबल के बीच इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ जाती है। जब लाख कोशिशों के बावजूद राजा अकबर को बिरबल की बात नहीं समझ आती, तो वह अपनी बात को समझाने के लिए एक युक्ति निकालता है। बिरबल कहता है, महाराज, मैं आपको साबित कर दूंगा कि कुछ मामलों में सबकी सोच एक जैसी होती है। बस आप एक फरमान जारी कर दीजिए। फरमान यह होगा कि आने वाली अमावस्या की रात को सभी अपने अपने घर से एक लोटा दूध लाकर आपके बाग में बने सूखे कुएं में डालेंगी और इस फरमान को न मानने वाले को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वैसे तो राजा अकबर को बिरबल की यह बात मूर्खता वाली लगती है, लेकिन वह बिरबल के कहे अनुसार शाही फरमान जारी करवा देते हैं। राजा के आदेश से सिपाही पूरे राज्य में घूम घूम कर इस फरमान के बारे में सभी को बताते हैं। राजा के इस फरमान को सुनते ही सभी में इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि सूखे कुएं में दूध डालना एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। फिर भी राजा का फरमान था तो मानना सभी को था। सभी अमावस्या की रात का इंतजार करने लगे। देखते ही देखते अमावस्या की रात आ गई और सभी अपने अपने घर से एक एक भरा लोटा लेकर कुएं के पास जमा हो जाते हैं। बारी बारी सभी कुएं में लोटा पलटकर अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। यह सारा नज़ारा राजा अकबर और बिरबल छिपकर देखते रहते हैं। सभी अपना लोटा कुएं में पलटकर चले जाते हैं तो बिरबल राजा अकबर को कुएं के नज़दीक ले जाते हैं और कहते हैं, महाराज, देखिए, क्या आपके फरमान से कुआं दूध से भर गया? बिरबल की बात पर राजा अकबर कुएं में झांककर देखते हैं कि कुआं ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। यह देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य होता है और वे नाराज भी होते हैं। राजा अकबर बिरबल से कहते हैं, मैंने तो कुएं में दूध डालने का फरमान जारी किया था, फिर कुआं दूध की जगह पानी से क्यों भरा गया? राजा के इस सवाल पर बिरबल मुस्कुराते हुए कहता है, महाराज, कुएं में दूध डालना सभी को व्यर्थ लगा, इसलिए सभी ने दूध की जगह कुएं में पानी डाला। उन सभी ने यह भी सोचा कि अमावस्या की रात घना अंधेरा होता है। अब इतने अंधेरे में सभी को सिर्फ लोटा ही दिखेगा, न कि लोटे में दूध है या पानी। बिरबल बोला, महाराज, इस बात से स्पष्ट होता है कि कुछ मामलों में सभी की सोच एक जैसी ही होती है। अब राजा अकबर को बिरबल की बात अच्छे से समझ आ गई थी। गलत आदत। एक वक्त की बात है, बादशाह अकबर किसी एक बात को लेकर बहुत परेशान रहने लगे थे। जब दरबारियों ने उनसे पूछा तो बादशाह बोले, हमारे शहजादे को अंगूठा चूसने की बुरी आदत पड़ गई है और कई कोशिश के बाद भी हम उसकी यह आदत छुड़ा नहीं पा रहे हैं। बादशाह अकबर की परेशानी सुनकर किसी दरबारी ने उन्हें एक फ़कीर के बारे में बताया, जिसके पास हर मर्ज का इलाज था। फिर क्या था, बादशाह ने उस फ़कीर को दरबार में आने का निमंत्रण दिया। जब फ़कीर दरबार में आया
तो बादशाह अकबर ने उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताया। फ़कीर ने बादशाह की पूरी बात सुनकर परेशानी को दूर करने का वादा किया और 1 हफ्ते का समय भी मांगा। जब 1 हफ्ते के बाद फ़कीर दरबार में आया तो उन्होंने शहजादे को अंगूठा चूसने की बुरी आदत के बारे में प्यार से समझाया और उसके नुकसान भी बताए। फ़कीर की बातों का शहजादे पर बहुत प्रभाव पड़ा और उसने अंगूठा न चूसने का वादा भी किया। सभी दरबारियों ने यह देखा तो बादशाह से कहा, जब यह काम इतना आसान था तो फ़कीर ने इतना समय क्यों लिया? आखिर उसने क्यों दरबार का और आपका समय खराब किया? बादशाह दरबारियों की बातों में आ गए और उन्होंने फ़कीर को दंड देने की ठान ली। सभी दरबारी बादशाह का समर्थन कर रहे थे, लेकिन बिरबल चुपचाप था। बिरबल को चुपचाप देख अकबर ने पूछा, तुम क्यों शांत हो बिरबल? बिरबल ने कहा, जहाँपना गुस्ताफी माफ़ हो, लेकिन फ़कीर को सज़ा देने के स्थान पर उन्हें सम्मानित करना चाहिए और हमें उनसे सीखना चाहिए। तब बादशाह ने गुस्से में कहा, तुम हमारे फैसले के खिलाफ जा रहे हो। आखिर तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? जवाब दो। तब बिरबल ने कहा, महाराज, पिछली बार जब फ़कीर दरबार में आए थे तो उन्हें चूना खाने की बुरी आदत थी। आपकी बातों को सुनकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पहले इस गंदी आदत को छोड़ने का फैसला लिया, फिर शहजादे की गंदी आदत छुड़ाई। बिरबल की बात सुनकर दरबारियों और बादशाह अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और सभी ने फ़कीर से असली माँ। एक बार शहंशाह अकबर के दरबार में बहुत ही अजीब मुकदमा आया जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। हुआ यूँ कि बादशाह अकबर के दरबार में 2 महिलाएं रोती हुई पहुंची। उनके साथ में लगभग 2 या 3 साल का सुंदर सा बच्चा भी था। दोनों महिलाएं लगातार रो रही थी और साथ ही दावा कर रही थी कि बच्चा उनका है। अब समस्या ये थी कि दोनों शहर के बाहर रहती थी, जिस कारण उन्हें कोई नहीं जानता था। इसलिए यह बताना मुश्किल था कि उस नन्हे से बच्चे की असली माँ कौन है। अब अकबर बादशाह के सामने मुसीबत आ गई कि न्याय कैसे करें और बच्चा किसको दें। इस बारे में उन्होंने एक एक करके सभी दरबारियों की राय ली, लेकिन कोई भी इस गुत्थी को नहीं सुलझा सका और तभी बिरबल दरबार में पहुंच गए। बिरबल को देखकर बादशाह अकबर की आंखों में मानो चमक आ गई। बिरबल के आते ही अकबर ने इस समस्या के बारे में उन्हें बताया। अकबर ने बिरबल से कहा कि अब तुम ही इस समस्या का समाधान करो। बिरबल कुछ सोचते रहे और फिर जल्लाद को बुलाने के लिए कहा। जल्लाद के आते ही बिरबल ने बच्चे को एक जगह बिठा दिया और कहा, एक काम करते हैं, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देते हैं। एक एक टुकड़ा दोनों माँओं को दे देंगे। अगर इन दोनों महिलाओं में से किसी एक को यह बात मंजूर नहीं है तो जल्लाद उस महिला के 2 टुकड़े कर देगा। यह बात सुनते ही उनमें से एक महिला बच्चे के टुकड़े करने की बात मान गई और बोली कि उसे आदेश मंजूर है, वह बच्चे के टुकड़े को लेकर चली जाएगी। लेकिन दूसरी महिला बिलक बिलक कर रोने लगी और बोलने लगी, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मेरे 2 टुकड़े कर दो, लेकिन बच्चे को मत काटो, यह बच्चा दूसरी महिला को दे दो। यह देखकर सभी दरबारी मानने लगे कि जो महिला डर की वजह से रो रही थी वही दोषी है। लेकिन तभी बिरबल ने कहा कि जो महिला बच्चे के टुकड़े करने के लिए तैयार है उसे कैद कर लो, वही मुजरिम है। इस बात को सुनकर वह महिला रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी, लेकिन बादशाह अकबर ने उसे जेल में डलवा दिया। बाद में अकबर ने बिरबल से पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि असली माँ कौन है? तब बिरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, माँ सारी मुसीबतों को अपने सिर पर ले लेती है, लेकिन बच्चे पर आँच भी नहीं आने देती। और यही हुआ। इससे पता चल गया कि असली माँ वह है जो खुद के टुकड़े करवाने के लिए तैयार है, लेकिन बच्चे के नहीं। बिरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर एक बार फिर बिरबल की बुद्धि के कायल हो गए। चोर की दाढ़ी में तिनका। अकबर और बिरबल की कई कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। यह कहानियाँ सभी के दिल में अपनी छाप छोड़ने के साथ साथ अच्छी शिक्षा देने का भी काम करती है। उन्हीं में से एक है चोर की दाढ़ी में तिनका। एक बार की बात है, बादशाह अकबर की सबसे प्यारी अंगूठी अचानक गुम हो गई थी। बहुत ढूंढने पर भी वह नहीं मिली। इस कारण बादशाह अकबर चिंतित हो जाते हैं
और इस बात का जिक्र बिरबल से करते हैं। इस पर बिरबल महाराज अकबर से पूछते हैं, महाराज आपने अंगूठी कब उतारी थी और उसे कहाँ रखा था? बादशाह अकबर कहते हैं, मैंने नहाने से पहले अपनी अंगूठी को अलमारी में रखा था और जब वापस आया तो अंगूठी अलमारी में नहीं थी। फिर बिरबल अकबर से कहते हैं, तब तो अंगूठी गुम नहीं, चोरी हुई है और यह सब महल में साफ सफाई करने वाले किसी कर्मचारी ने किया होगा। यह सुनकर बादशाह ने सभी सेवकों को हाजिर होने को कहा। उनके कमरे में साफ सफाई करने के लिए कुछ 5 कर्मचारी तैनात थे और पांचों हाजिर हो गए। सेवकों के हाजिर होने के बाद बिरबल ने उन सभी को कहा, महाराज की अंगूठी चोरी हो गई है जो अलमारी में रखी थी। अगर आप में से किसी ने उठाई है तो बता दें, वरना मुझे अलमारी से ही पूछना पड़ेगा। फिर बिरबल अलमारी के पास जाकर कुछ फुसफुसाने लगे। इसके बाद मुस्कुराते हुए 5 सेवकों से कहा, चोर मुझसे बच नहीं सकता है क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। यह बात सुनकर उन 5 में से एक ने सबसे नजर बचाकर दाढ़ी में हाथ फेरा, जैसे कि वह तिनका निकालने की कोशिश कर रहा हो। इसी बीच बिरबल की नज़र उस पर पड़ गई और सिपाहियों को तुरंत चोर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जब बादशाह अकबर ने उससे सख्ती से पूछा तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बादशाह की अंगूठी वापस कर दी। बादशाह अकबर अपनी अंगूठी पाकर बेहद प्रसन्न हुए। मुर्गी पहले आई या अंडा? एक दिन की बात है, बादशाह अकबर की राजसभा में एक ज्ञानी पंडित आया हुआ था। वह कुछ सवालों के जवाब बादशाह से जानना चाहता था, लेकिन बादशाह के लिए उसके सवालों का जवाब देना मुश्किल हो गया। इसलिए उन्होंने पंडित के सवालों के जवाब देने के लिए बिरबल को आगे कर दिया। बिरबल की चतुराई से सभी वाकिफ थे और सभी को उम्मीद थी कि बिरबल पंडित के हर सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। पंडित ने बिरबल से कहा, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। एक, या तो तुम मुझे मेरे 100 आसान से सवाल के जवाब दो या फिर मेरे एक मुश्किल सवाल का जवाब दो। बिरबल ने सोच विचार करने के बाद कहा कि मैं आपके एक मुश्किल सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। फिर पंडित ने बिरबल से पूछा, तो बताओ मुर्गी पहले आई या अंडा? बिरबल ने तुरंत पंडित को जवाब दिया कि मुर्गी पहले आई। फिर पंडित ने उनसे पूछा कि तुम इतनी आसानी से कैसे बोल सकते हो कि मुर्गी पहले आई? इस पर बिरबल ने पंडित से कहा कि यह आपका दूसरा सवाल है और मुझे आपके एक सवाल का ही जवाब देना था। ऐसे में पंडित बिरबल के सामने कुछ बोल नहीं पाया और बोले बिना ही दरबार से चला गया। बिरबल की चतुराई और अक्लमंदी को देखकर अकबर हमेशा की तरह ही इस बार भी बहुत खुश हुए। इससे बिरबल ने साबित कर दिया कि बादशाह अकबर के दरबार में सलाहकार के रूप में बिरबल का रहना कितना जरूरी। मूर्ख व्यक्ति की सूची। एक वक्त की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार में मौजूद थे। तभी उनके मन में एक बात आती है। बादशाह बोलते हैं कि मेरे आसपास हमेशा बुद्धिमान लोग रहते हैं और मैं उनके बीच रहकर बोर हो गया हूँ। मैंने फैसला किया है कि मुझे कुछ मूर्ख व्यक्तियों से मिलना चाहिए। अकबर बिरबल से कहते हैं, तुमने हमेशा हमारी मदद अपने ज्ञान और चतुराई से की है। हम चाहते हैं कि इस बार भी तुम ऐसा ही कुछ करो और हमारे लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढ कर लेकर आओ। बिरबल कहते हैं, जी जहाँपनाह, मैं आपके लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ज़रूर ढूंढ कर लाऊंगा। अकबर कहते हैं, हम आपको 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढने के लिए 30 दिन का समय देते हैं। बिरबल कहते हैं, जहाँपनाह, मुझे इतने अधिक समय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर अकबर कहते हैं, ठीक है, अगर तुम उससे पहले ही मूर्ख व्यक्ति ले आ सकते हो तो यह अच्छी बात होगी। इसके बाद बिरबल मूर्ख व्यक्तियों की तलाश में निकल पड़ता है। बिरबल रास्ते में पूरा समय इसी सोच में था कि उसे वो लोग कहाँ मिलेंगे। तभी उसे गधे पर बैठा एक आदमी दिखाई देता है जो सिर पर घास की गठरी रखे हुए था। बिरबल ने तुरंत घोड़ा रोका और उससे उसकी पहचान पूछने लगा। बिरबल कहता है, कौन हो तुम और ऐसे गधे पर बैठकर और घास अपने सर पर लेकर क्यों जा रहे हो? व्यक्ति कहता है, मैं रामू हूँ और मेरा गधा कमज़ोर व थका हुआ है, इसलिए गधे का बोझ कम करने के लिए मैंने घास की गठरी अपने सिर पर रखी है। यह सुनकर बिरबल सोचता है कि मुझे पहला मूर्ख व्यक्ति मिल गया। फिर बिरबल उससे कहता है कि तुम जानवरों के बारे में इतना सोचते हो,
इसलिए मैं तुम्हें बादशाह अकबर से इनाम दिलवाऊंगा। यह कहकर बिरबल उस व्यक्ति को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इनाम की बात सुनकर रामू बिरबल के साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। बिरबल और रामू कुछ दूर चले ही थे कि बिरबल को दो व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई दिए। बिरबल उन दोनों व्यक्तियों को लड़ने से रोकता है और उनसे पूछता है कि तुम दोनों कौन हो और किस बात के लिए लड़ रहे हो। पहला व्यक्ति, जनाब मेरा नाम चंगू है। दूसरा व्यक्ति कहता है, मेरा नाम मंगू है। मंगू, जनाब मुझे चंगू कहता है कि इसके पास शेर है जिसे वो मेरी गाय के शिकार के लिए छोड़ेगा। चंगू कहता है, हाँ मैं ऐसा ही करूँगा और मुझे बहुत मज़ा भी आने वाला है। बिरबल कहता है, कहाँ है तुम लोगों की गाय और शेर? मंगू कहता है, जनाब जब भगवान हमें वरदान देने आएंगे तो मैं उनसे गाय मांगूंगा और चंगू शेर मांगेगा जिसे यह मेरी गाय पर छोड़ने की बात कर रहा है। बिरबल कहता है, अच्छा यह बात है। उनकी बातें सुनकर बिरबल समझ गया कि उन्हें दो और मूर्ख व्यक्ति मिल गए। बिरबल इनाम की बात कहकर उन्हें भी अपने साथ ले लेता है। उन तीनों को लेकर बिरबल अपने घर पहुंचता है और फिर सोचने लगता है कि बाकी के मूर्ख व्यक्ति कहाँ से ढूंढ कर लाऊं। बिरबल उन तीनों मूर्खों को अपने घर में ही रहने के लिए कहकर बाहर चला जाता है। जब बिरबल और मूर्ख लोगों को ढूंढने के लिए बाहर जाता है तो उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कुछ ढूंढता रहता है। बिरबल उसके पास जाकर पूछता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। व्यक्ति कहता है, जनाब मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है जिसे मैं काफ़ी समय से खोज रहा हूँ लेकिन वह नहीं मिल रही है। बिरबल कहता है, क्या आपको पता है कि आपकी अंगूठी कहाँ गिरी थी? व्यक्ति कहता है, दरअसल मेरी अंगूठी यहाँ से दूर उस पेड़ के पास गिरी थी लेकिन वहाँ अंधेरा होने के कारण मैं यहाँ उसे ढूंढ रहा हूँ। बिरबल कहता है, अच्छा यह बात है, आप कल हमारे साथ बादशाह के दरबार में चलो, मैं बादशाह अकबर से आपको दूसरी अंगूठी देने के लिए कहूँगा। व्यक्ति कहता है, अच्छा ठीक है फिर। अगले दिन सुबह बिरबल दरबार में उन चारों मूर्खों को लेकर पहुंचता है। बिरबल कहता है, बादशाह अकबर मैं आपके कहे अनुसार मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढकर ले आया हूँ। अकबर कहते हैं, बिरबल तुमने तो एक ही दिन में मूर्ख व्यक्ति ढूंढ लिए, क्या हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या अधिक है? और तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये मूर्ख व्यक्ति हैं? बिरबल ने बादशाह को सारी बातें बताई। फिर अकबर कहते हैं कि ये तो केवल 4 ही लोग हैं, बाकी के 2 मूर्ख कहाँ हैं? बिरबल कहते हैं, जहाँ पना यहाँ पर 6 मूर्ख व्यक्ति हैं। अकबर कहते हैं, यहाँ कहाँ हैं और कौन है, हमें भी बताओ। बिरबल कहते हैं, जहाँ पना एक तो मैं स्वयं हूँ। अकबर, तुम मूर्ख कैसे हुए? बिरबल कहते हैं, मैं इसलिए मूर्ख हूँ क्योंकि मैं इन मूर्खों को खोज कर लाया हूँ। फिर अकबर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मैं समझ गया कि दूसरा मूर्ख कौन है, पर मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। बिरबल कहते हैं, दूसरे आप हैं जहाँ पना, जो आपने मुझे मूर्ख व्यक्ति को लाने के लिए कहा। बिरबल की बातें सुनकर अकबर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं कि बिरबल के पास हर सवाल का जवाब होता है। रेत से चीनी अलग करना। एक बार बादशाह अकबर, बिरबल और सभी मंत्रीगण दरबार में बैठे हुए थे। सभा की कार्यवाही चल रही थी। एक एक करके राज्य के लोग अपनी समस्याएं लेकर दरबार में आ रहे थे। इसी बीच वहाँ एक व्यक्ति दरबार में पहुँचा। उसके हाथ में एक मर्तबान था। सभी उस मर्तबान की ओर देख रहे थे। तभी अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या है इस मर्तबान में? उसने कहा, महाराज इसमें चीनी और रेत का मिश्रण है। अकबर ने फिर पूछा, किस लिए? अब दरबारी ने कहा, गलती माफ़ हो महाराज, लेकिन मैंने बिरबल की बुद्धिमत्ता के कई किस्से सुने हैं। मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि बिरबल इस रेत में से बिना पानी का इस्तेमाल किए चीनी का एक एक दाना अलग कर दे। अब सभी हैरानी से बिरबल की ओर देखने लगे। अकबर ने बिरबल की ओर देखा और कहा, देख लो बिरबल, अब तुम कैसे इस व्यक्ति के सामने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दोगे? बिरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज हो जाएगा, यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है। अब सभी लोग हैरान थे कि बिरबल ऐसा क्या करेंगे कि रेत से चीनी अलग अलग हो जाएगी।
तभी बिरबल उठे और उस मर्तबान को लेकर महल में मौजूद बगीचे की ओर बढ़ चले। उनके पीछे वह व्यक्ति भी था। अब बिरबल बगीचे में एक आम के पेड़ के नीचे पहुंचे। अब वह मर्तबान में मौजूद रेत और चीनी के मिश्रण को एक आम के पेड़ के चारों तरफ फैलाने लगे। तभी उस व्यक्ति ने पूछा, अरे यह क्या कर रहे हो? इस पर बिरबल ने कहा, यह आपको कल पता चलेगा। इसके बाद दोनों महल में वापस आ गए। अब सभी को कल सुबह का इंतज़ार था। अगली सुबह जब दरबार लगा तो अकबर और सारे मंत्री एक साथ बगीचे में पहुंचे। साथ में बिरबल और रेत व चीनी का मिश्रण लाने वाला व्यक्ति भी था। सभी आम के पेड़ के पास पहुंच गए। सभी ने देखा कि अब वहां सिर्फ रेत पड़ी हुई है। दरअसल रेत में मौजूद चीनी को चींटियों ने निकालकर अपने बिल में इकट्ठा कर लिया था और बची कुची चीनी को कुछ चींटियां उठाकर अपने बिल में ले जा रही थी। उस पर उस व्यक्ति ने पूछा, चीनी कहाँ गई? तो बिरबल ने कहा, रेत से चीनी अलग हो गई। सभी जोर जोर से हंसने लगे। बिरबल की यह चतुराई देखकर अकबर ने उस व्यक्ति से कहा, अगर अब तुम्हें चीनी चाहिए है तो तुम्हें चींटियों के बिल में घुसना पड़ेगा। इस पर सभी ने फिर से ठहाका लगाया और बिरबल की तारीफ करने लगे। बिरबल की खिचड़ी। सर्दियों का मौसम था। बादशाह अकबर अपने बगीचे में बिरबल व एक अन्य मंत्री के साथ टहल रहे थे। टहलते हुए बादशाह अकबर ने अपने मंत्री से कहा, इस साल कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है। महल से बाहर निकलने में भी ठंड से हालत खराब हो रही है। मंत्री ने बादशाह की बात का जवाब देते हुए कहा, जी हुजूर, बिल्कुल सही फरमाया आपने। इस साल तो इतनी ठंड पड़ रही है कि जनता ने घर से बाहर निकलना बहुत कम कर दिया है। टहलते टहलते बादशाह अकबर बगीचे में बने तालाब के किनारे जा पहुँचे। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ पानी में डाला, उन्हें एहसास हुआ कि पानी बर्फ जैसा ठंडा है। पानी से हाथ बाहर निकालते हुए अकबर ने कहा, सही कह रहे हैं आप, इतनी ठंड में कौन घर से बाहर निकलेगा? बिरबल को चुपचाप देखकर बादशाह ने बिरबल से पूछा, इस बारे में आपका क्या ख्याल है बिरबल? बिरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, माफ़ी चाहता हूँ हुजूर, इस बारे में मेरा ख्याल थोड़ा अलग है। मैं आप दोनों की बात से सहमत नहीं हूँ। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर बिरबल से पूछा, अच्छा तो हमें भी बताइए आपका क्या ख्याल है? बिरबल ने कहा, हुजूर, मेरा मानना है कि एक गरीब व्यक्ति के लिए पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मौसम कितना ठंडा है या गर्म। अकबर ने हैरान होकर बिरबल से कहा, तो आप यह कह रहे हैं कि इस कड़ाके की सर्दी में भी एक गरीब आदमी कोई भी ऐसा काम करने को तैयार हो जाएगा जिससे उसे पैसा मिल सके? बिरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं यही कह रहा हूँ। बादशाह अकबर ने बिरबल को चुनौती देते हुए कहा, तो ठीक है, अगर आपने बर्फ़ जैसे पानी से भरे इस तालाब में किसी को रात भर खड़ा रखकर इस बात को प्रमाणित कर दिया तो हम आपके लाए हुए गरीब व्यक्ति को 20 सोने के सिक्के इनाम में देंगे। बादशाह की बात से सहमति जताते हुए बिरबल ने अगले दिन एक गरीब व्यक्ति को पेश करने का वादा किया। अगले दिन सभा में बादशाह अकबर ने बिरबल से पूछा कि क्या वो किसी को लाए हैं जो तालाब में खड़ा रहकर पूरी रात बिता सके। इस पर बिरबल ने गंगाधर नामक एक गरीब व्यक्ति को दरबार में मौजूद किया और कहा कि यह 20 सोने के सिक्कों के लिए तालाब में पूरी रात बिताने को तैयार है। बादशाह अकबर ने सभा समाप्त करते हुए कहा कि ठीक है, 2 सिपाही इस व्यक्ति की रात भर निगरानी करेंगे। अगले दिन फिर से दरबार लगा और बादशाह ने बिरबल से गंगाधर के बारे में पूछा, बिरबल, कहाँ है आपका मित्र? कितनी देर टिक पाया वो उस बर्फीले पानी में? बिरबल ने कहा, महाराज, वो यहीं है, मैं उसे दरबार में पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। बादशाह की इजाज़त मिलते ही बिरबल ने गंगाधर को दरबार में बुलाया। बादशाह अकबर ने गंगाधर को शाबाशी देते हुए कहा, हमें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि तुम पूरी रात उस बर्फ़ जैसे पानी में रहे और आज हमारे सामने सही सलामत खड़े हो। यह तुमने कैसे किया? पूरी सभा को बताओ।
गंगाधर ने कहा, महाराज, शुरुआत में तो यह बहुत मुश्किल था, लेकिन कुछ समय बाद मुझे महल की एक खिड़की पर एक दिया जलता नजर आया। उस दिए को देखते हुए मैंने सारी रात बिता दी। बादशाह अकबर ने चौंक कर कहा, यह तो धोखा है। तुमने हमारे महल के जलते दिए की गर्मी से सारी रात बिता ली? फरेबी, तुम्हारे इस धोखे के लिए हम तुम्हें सजा नहीं दे रहे हैं, लेकिन तुम अब इस इनाम के हकदार भी नहीं हो। यह कहते हुए अकबर ने अपने सिपाही से गंगाधर को महल से बाहर ले जाने को कह दिया और सभा समाप्त करके अपने कमरे में चले गए। अगले दिन रोज की तरह सभा लगी। जब बादशाह अकबर सभा में आए तो उन्होंने देखा कि सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर मौजूद थे, सिवाय बिरबल के। बादशाह ने एक सिपाही से पूछा कि बिरबल कहाँ हैं, तो उसने बताया कि वह आज महल नहीं आए हैं। बादशाह ने सिपाही से कहा कि वो तुरंत बिरबल के घर जाए और उन्हें लेकर आए। कुछ समय बाद सिपाही अकेले ही दरबार लौट आया। बादशाह के पूछने पर सिपाही ने बताया, बिरबल अपने घर में खाना पका रहे हैं और उन्होंने कहा कि पूरा खाना पकते ही वो दरबार आएंगे। सिपाही की यह बात सुनकर बादशाह सोच में पड़ गए, क्योंकि आज से पहले कभी भी बिरबल ने महल आने में देरी नहीं की है। अकबर को कुछ संदेह हुआ और उन्होंने बिरबल के घर जाने का निर्णय लिया। जब बादशाह अकबर बिरबल के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बिरबल ने एक ऊंची खुटी पर एक हांडी टांग रखी है और उसके नीचे जमीन पर लकड़ियां जला रखी है। बादशाह आश्चर्यचकित हो गए और बिरबल से पूछा कि वह क्या कर रहे हैं। इस पर बिरबल ने जवाब दिया कि वह अपने भोजन के लिए खिचड़ी पका रहे हैं। बादशाह अकबर ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? यह खिचड़ी कैसे पक सकती है? तुमने हांडी को इतने ऊपर टांग रखा है और आग नीचे जल रही है। ऐसे में खिचड़ी पकने के लिए हांडी तक गर्मी कैसे पहुंचेगी? इस बात पर बिरबल ने बहुत आराम के साथ बादशाह से कहा, क्यों नहीं पहुंचेगी हुजूर? जब महल की खिड़की पर रखे एक दिए से गंगाधर को गर्मी मिल सकती है, तो मेरी खिचड़ी की हांडी तो फिर भी आग के बहुत नज़दीक है। बिरबल की बात सुनकर बादशाह हैरान हो गए और मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ गए बिरबल। इसके बाद उन्होंने गंगाधर को महल में बुलवाया और उसे 20 सोने के सिक्कों का इनाम दिया। बिरबल की कौओं की गिनती। बिरबल की चतुराई से बादशाह अकबर और सभी दरबार परिचित थे, फिर भी अकबर बिरबल की चतुराई की परीक्षा लेते रहते थे। ऐसे ही एक सुबह बादशाह अकबर ने बिरबल को बुलाया और बगीचे में घूमने के लिए चले गए। वहाँ पर बहुत सारे पक्षी आवाज़ कर रहे थे। अचानक बादशाह अकबर की नज़र एक कौवे पर पड़ी और उनके मन में एक शरारत सूझी। उन्होंने बिरबल से कहा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि हमारे राज्य में कुल कितने कौवे हैं। यह सवाल थोड़ा अटपटा ज़रूर था, लेकिन फिर भी बिरबल ने कहा, महाराज, मैं आपके इस प्रश्न का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने मन ही मन मुस्कुराते हुए बिरबल को समय दे दिया। कुछ दिनों के बाद बिरबल दरबार में आए तो शहंशाह अकबर से पूछा, बोलो बिरबल, कितने कौवे हैं हमारे राज्य में? बिरबल बोले, महाराज, हमारे राज्य में करीब 223 कौवे हैं। यह सुनते ही सभी दरबारी बिरबल को देखने लगे। फिर बादशाह अकबर बोले, अगर हमारे राज्य में कौवों की संख्या इससे ज़्यादा हुई तो? बिरबल बोले, हो सकता है कि महाराज कुछ कौवे हमारे राज्य में अपने रिश्तेदारों के यहाँ आए हों। इस बात पर बादशाह ने कहा, अगर कम हुए तो? तब बिरबल बोले, तो हो सकता है हमारे राज्य में कौवे दूसरे देश में अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए हों। जैसे ही बिरबल ने यह बात कही तो पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा और एक बार फिर बिरबल अपनी बुद्धि के बिना काटे लकड़ी का टुकड़ा छोटा कैसे होगा। बादशाह अकबर अक्सर कई समस्याओं पर बिरबल के साथ चर्चा किया करते थे और साथ ही उनकी बुद्धि की परीक्षा भी लिया करते थे। वहीं बिरबल भी हर समस्या का समाधान बड़े ही रोचक तरीके से करते थे। एक बार की बात है, महाराज अकबर और बिरबल दोनों शाही बगीचे में टहल रहे थे। दोनों के बीच गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही थी कि तभी अचानक बादशाह अकबर के दिमाग में बिरबल की परीक्षा लेने की सूझी। बादशाह अकबर के पास में पड़ी हुई एक लकड़ी
की ओर इशारा करते हुए बिरबल से पूछा, बिरबल एक बात बताओ, ये जो सामने लकड़ी पड़ी हुई है, क्या तुम इसे बिना काटे छोटा कर सकते हो? बिरबल बादशाह अकबर के मन की बात समझ गए और वो लकड़ी बादशाह अकबर के हाथ में देते हुए बोले, जी महाराज, मैं इस लकड़ी को छोटा कर सकता हूँ। बादशाह अकबर बोले, वो कैसे भला? तब बिरबल ने वहीं पास में पड़ी हुई एक बड़ी लकड़ी उठाई और बादशाह अकबर को पकड़ाते हुए पूछा, महाराज, इनमें से छोटी लकड़ी कौन सी है? बादशाह अकबर बिरबल की चतुराई समझ गए और छोटी लकड़ी बिरबल के हाथ में देते हुए बोले, वाकई बिरबल, तुमने बिना काटे लकड़ी को छोटा कर दिया। इसके बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगे। सोने का खेत। अकबर के महल में कई कीमती सजावट की वस्तुएं थीं, लेकिन एक गुलदस्ते से अकबर को खास लगाव था। इस गुलदस्ते को अकबर हमेशा अपने पलंग के पास रखवाते थे। एक दिन अचानक महाराज अकबर का कमरा साफ करते हुए उनके सेवक से वह गुलदस्ता टूट गया। सेवक ने घबराकर उस गुलदस्ते को जोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। हार कर उसने टूटा गुलदस्ता कूड़ेदान में फेंक दिया और दुआ करने लगा कि राजा को इसके बारे में कुछ पता न चले। कुछ देर बाद महाराज अकबर जब महल लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका प्रिय गुलदस्ता अपनी जगह पर नहीं है। राजा ने सेवक से उस गुलदस्ते के बारे में पूछा तो सेवक डर के मारे कांपने लगा। सेवक को जल्दी में कोई अच्छा बहाना नहीं सूझा तो उसने कहा कि महाराज, उस गुलदस्ते को मैं अपने घर ले गया हूँ ताकि अच्छे से साफ कर सकूँ। यह सुनते ही अकबर बोले, मुझे तुरंत वो गुलदस्ता ला कर दो। अब सेवक के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सेवक ने महाराज अकबर को सच बता दिया कि वो गुलदस्ता टूट गया है। यह सुनकर राजा आग बबूला हो गए। क्रोध में राजा ने उस सेवक को फांसी की सजा सुना दी। राजा ने कहा, झूठ मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। जब गुलदस्ता टूट ही गया था तो झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? अगले दिन इस घटना के बारे में जब सभा में जिक्र हुआ तो बिरबल ने इस बात का विरोध किया। बिरबल बोले कि झूठ हर व्यक्ति कभी न कभी बोलता ही है। किसी के झूठ बोलने से अगर कुछ बुरा या गलत नहीं होता तो झूठ बोलना गलत नहीं है। बिरबल के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर अकबर उसी समय बिरबल पर भड़क गए। उन्होंने सभा में लोगों से पूछा कि कोई ऐसा है यहाँ जिसने झूठ बोला हो। सबने राजा को कहा कि नहीं, वो झूठ नहीं बोलते। यह बात सुनते ही राजा ने बिरबल को राज्य से निकाल दिया। राज दरबार से निकलने के बाद बिरबल ने ठान ली कि वो इस बात को साबित करके रहेंगे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी झूठ बोलता ही है। बिरबल के दिमाग में एक तरकीब आई, जिसके बाद बिरबल सीधे सुनार के पास गए। उन्होंने जोहरी से सोने की गेहूं जैसी दिखने वाली बाली बनवाई और उसे लेकर महाराज अकबर की सभा में पहुंच गए। अकबर ने जैसे ही बिरबल को सभा में देखा तो पूछा कि अब तुम यहाँ क्यों आए हो? बिरबल बोले, जहाँपनाह, आज ऐसा चमत्कार होगा जो किसी ने कभी नहीं देखा होगा। बस आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी। राजा अकबर और सभी सभापतियों की जिज्ञासा बढ़ गई और राजा ने बिरबल को अपनी बात कहने की अनुमति दे दी। बिरबल बोले, आज मुझे रास्ते में एक सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे सोने से बनी गेहूं की बाली दी और कहा कि इसे जिस भी खेत में लगाओगे वहाँ सोने की फसल उगेगी। अब इसे लगाने के लिए मुझे आपके राज्य में थोड़ी सी ज़मीन चाहिए। राजा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम तुम्हें ज़मीन दिला देते हैं। अब बिरबल कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि पूरा राज दरबार यह चमत्कार देखे। बिरबल की बात मानते हुए पूरा राज दरबार खेत की ओर चल पड़ा। खेत में पहुंचकर बिरबल ने कहा कि इस सोने से बनी गेहूं की बाली से फसल तभी उगेगी जब इसे ऐसा व्यक्ति लगाए
जिसने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। बीरबल की बात सुनकर सभी राजदरबारी खामोश हो गए और कोई भी गेहूं की बाली लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। राजा अकबर बोले कि क्या राजदरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ न बोला हो? सभी खामोश थे। बीरबल बोले, जहाँपनाह, अब आप ही इस बाली को खेत में रोप दीजिए। बीरबल की बात सुनकर महाराज का सिर झुक गया। उन्होंने कहा, बचपन में मैंने भी कई झूठ बोले हैं, तो मैं इसे कैसे लगा सकता हूँ? इतना कहते ही बादशाह अकबर को यह बात समझ आ गई कि बीरबल सही कह रहे थे कि इस दुनिया में कभी न कभी सभी झूठ बोलते हैं। इस बात का एहसास होते ही अकबर उस सेवक की फांसी की सज़ा को रोक देते हैं। सबसे खूबसूरत बच्चा। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने शहजादे के साथ राज दरबार में उपस्थित थे। दरबार में मौजूद हर किसी की नज़र शहजादे पर थी। वहाँ मौजूद हर कोई यही कह रहा था कि शहजादा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है। सभी की बात सुनकर बादशाह अकबर ने भी मुस्कुराया, यही कहा कि उनका शहजादा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। सभी दरबारी अकबर की इस बात पर हामी भरते थे। तभी अकबर बीरबल से पूछते हैं कि तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है? तब बीरबल कहते हैं, महाराज, शहजादा सुंदर है, लेकिन मेरे ख्याल से शहजादा पूरी दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा नहीं है। फिर अकबर कहते हैं, बीरबल, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि शहजादा सुंदर नहीं है? बीरबल कहते हैं, नहीं नहीं जहाँपनाह, मेरा कहने का मतलब यह नहीं था। आप मेरी बात का गलत मतलब न निकालें। हमारा शहजादा बहुत खूबसूरत है, लेकिन दुनिया में और भी सुंदर बच्चे होंगे। फिर अकबर कहते हैं, तो क्या हम यह समझें कि पूरी दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा हमारा शहजादा नहीं है? तभी बीरबल कहते हैं, जी जहाँपनाह, मेरी बातों का यही मतलब है। अकबर कहते हैं, बीरबल, अगर तुम्हारा यह कहना है कि दुनिया में शहजादे से भी ज़्यादा खूबसूरत बच्चा है, तो तुम उसे हमारे समक्ष लेकर आओ। अकबर का आदेश सुनकर बीरबल शहजादे से भी ज़्यादा सुंदर बच्चे की खोज में निकल जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद बीरबल राज दरबार आता है। बीरबल राज दरबार में अकेले आते हैं। यह देख अकबर खुश होकर कहते हैं, क्यों बीरबल, अकेले आए हो? मतलब तुम्हें शहजादे से ज़्यादा खूबसूरत बच्चा नहीं मिला? तभी बीरबल कहते हैं, जहाँपनाह, मैं आपको इस बात की सूचना देने आया हूँ कि मैंने शहजादे से भी ज़्यादा अधिक सुंदर बच्चा खोज लिया है। अकबर कहते हैं, अगर बच्चा मिल गया है तो तुम उसे दरबार में क्यों नहीं लाए? फिर बीरबल कहते हैं, मैं उसे दरबार में लेकर नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको उस तक लेकर जा सकता हूँ। अकबर कहते हैं, ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से तुम उसे दरबार में नहीं ला सकते? बीरबल कहते हैं, यह तो आपको वहाँ जाकर ही पता चलेगा। अकबर कहते हैं, ठीक है, फिर हम कल सुबह उस बच्चे को देखने जाएंगे। बीरबल कहते हैं, जहाँपनाह, उस बच्चे को देखने जाने के लिए हमें भेष बदलना होगा। अकबर कहते हैं, उस बच्चे से मिलने के लिए हम यह भी कर लेंगे। अगले दिन सुबह अकबर और बीरबल भेष बदलकर उस बच्चे को देखने के लिए चले जाते हैं। बीरबल अकबर को एक झोपड़ी में लेकर जाते हैं, जहाँ एक छोटा सा बच्चा मिट्टी के साथ खेल रहा होता है। बीरबल उस बच्चे को दिखाते हुए कहते हैं कि वो रहा सबसे सुंदर बच्चा। अकबर कहते हैं, तुम्हारी यह हिम्मत कि तुमने एक बदसूरत और झोपड़ी में रहने वाले बच्चे को संसार का सबसे सुंदर बच्चा बता दिया। अकबर की बात सुनकर बच्चा जोर जोर से रोने लगता है, जिसे सुनकर उसकी माँ झोपड़ी के अंदर से आती है और अकबर को गुस्से में कहती है, तुमने मेरे बच्चे को बदसूरत कैसे कह दिया? मेरा बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा है। अगर दोबारा मेरे बच्चे को बदसूरत कहा तो मैं तुम दोनों की हड्डी पसली एक कर दूंगी। यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ दिखाई नहीं देना। इतना कहने के बाद वो माँ अपने बच्चे को खिलाने लगती है और कहती है, मेरा बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा है।
बादशाह अकबर उस माँ की बात सुनकर खामोश हो जाते हैं। फिर बिरबल कहते हैं, जहाँपनाह, अब आपको सब समझ में आ गया होगा। अकबर कहते हैं, हाँ, अब मैं अच्छे से समझ गया हूँ। बिरबल बादशाह से कहते हैं, महाराज, बच्चा कैसा भी हो, माता पिता के लिए उनका बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा ही होता है। अकबर कहते हैं, बिरबल, तुम सही बोल रहे हो, हर माता पिता के लिए उनका बच्चा सुंदर होता है। बिरबल, जहाँपनाह, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप शहजादे को चापलूसों से दूर रखकर अच्छी तालीम दें। अकबर कहते हैं, बिरबल, तुमने एक अकबर का तोता। बहुत समय पहले की बात है। एक बार अकबर बाजार में भ्रमण पर निकले थे। वहाँ उन्होंने एक तोता देखा जो बहुत ही प्यारा था। उसके मालिक ने उसे बहुत अच्छी बातें सिखाई थी। अकबर यही देखकर खुश हो गए। उन्होंने उस तोते को खरीदने का फैसला कर लिया। तोते को खरीदने के बदले अकबर ने मालिक को अच्छी कीमत दी। वो उस तोते को राजमहल लेकर आए। यहाँ पर तोते को लाने के बाद अकबर ने उसे बहुत अच्छे से रखने का फैसला लिया। अब अकबर जब भी उससे कोई बात पूछते तो वह उस बात का तुरंत जवाब दे देता था। अकबर बहुत खुश हो जाते थे। वह तोता दिनों दिन उनके लिए जान से भी प्यारा हो गया था। उन्होंने महल में उसके रहने के लिए शाही व्यवस्था करने का आदेश दिया। उन्होंने अपने सेवक को कहा, इस तोते का खास ख्याल रखा जाए। तोते को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा, यह तोता किसी भी हालत में मरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर किसी ने तोते के मरने की खबर उनको दी तो वह उसको फांसी दे देंगे। महल में तोते के रहने का खास ख्याल रखा जाने लगा। फिर एक दिन अचानक अकबर का प्यारा तोता मर गया। अब महल के सेवकों में हड़कंप मच गया कि आखिर अकबर को यह बात कौन बताएगा, क्योंकि अकबर ने कहा था कि जो भी तोते की मौत की खबर उन्हें देगा वह उसकी जान ले लेंगे। अब सेवक परेशान थे। काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने फैसला किया कि यह बात बिरबल को बताई जाए। सभी ने बिरबल को सारी बात बताई। यह भी बताया कि बादशाह अकबर मौत की खबर देने वाले को मौत की सज़ा देंगे। यह सुनकर बिरबल बादशाह अकबर को यह खबर सुनाने के लिए राज़ी हो गए। वो महल में अकबर को यह जानकारी देने के लिए चल पड़े। बिरबल ने अकबर के पास जाकर कहा, महाराज, एक दुखद खबर है। अकबर ने पूछा, बताओ क्या हुआ। बिरबल ने कहा, महाराज, आपका प्यारा तोता न तो कुछ खा रहा है, न तो कुछ पी रहा है, न तो कुछ बोल रहा है, न आँख खोल रहा है, और न ही कोई हरकत कर रहा है, और न ही। अकबर गुस्से में बोले, नहीं क्या? सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते कि वो मर गया है। बिरबल ने कहा, हाँ महाराज, लेकिन यह बात मैंने नहीं, आपने कही है, इसलिए मेरी जान बख्श दीजिए। अकबर भी कुछ ना बोल सके। इस तरह बिरबल ने बड़ी सूझबूझ से अपनी और अपने सेवकों की जान बचा ली। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हम्टी डम्टी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।